हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर अधातु और अधातु, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, 2024 बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसका पहले क्वेश्चंस पे। और इससे पहले यदि हमारा एक वीडियो और नहीं देखा हो आपने तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मतलब अधातु है और विद्युत का सुचालक है। तो पेंसिल के लीड, ग्रेफाइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम को ही तो डुबा कर रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये क्रियाशील होता है। जैसे ही हम इसको बाहर रखते हैं या पानी में रखेंगे, ये तुरंत आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? अब पानी में डुबा कर रखी जाती है क्योंकि ये भी आग पकड़ लेता है। श्वेत फास्फोरस काफ़ी ज्वलनशील होता है। लाल फास्फोरस भी ज्वलनशील होता है, बट सबसे ज़्यादा होता है श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन ए। ओके, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम कांसा। कांसा का जो बर्तन आता है ताम्र और टीन से मिल करके बना होता है, मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। ठीक है, मतलब कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने स्कूल से है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। जाहिर सी बात है वो धातु की होती है, क्योंकि इसमें सोनरस होता है, ध्वनि उत्पन्न करती है, सोनरस होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीसा और टीन से बनी हुई धातु को, मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है जो सबसे सॉफ्ट हो? तो मैग्नीशियम जी नहीं, क्रोमियम जी नहीं, सोडियम। सोडियम ही वो धातु है जिसको सोडियम या पोटेशियम या लिथियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में या निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये तो है नहीं आयरन, कॉपर भी नहीं है, निकल भी नहीं है, तो क्या है? एंटीमनी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसमें भी था। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगोगे तो रिपीट तो होगा ही, है ना। छोटा सा तो आपका चैप्टर है। 9 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इनमें से किस, मतलब जो अशुद्ध धातु होते हैं तो इस एनोड से जोड़ते हैं ना उसको, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा ऐसे, है ना। एक बर्तन लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं, तो अशुद्ध वाले को प्लस से जोड़ देते हैं और शुद्ध जो इस पर डिपॉजिट होने वाला है उसको माइनस से जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम निकालते हैं उससे, तो क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला चैगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि कोई अपने पास धातु है और वो अगर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ये चौगिक नहीं है, यौगिक है। देखिए मैं भी उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है और यह जल में विलेय भी, मतलब घुल भी सकता है, डिजॉल्व भी हो सकता है। तो तत्व क्या होगा? कार्बन नहीं, सिलिकॉन नहीं, लोहा भी नहीं। तो ये सिर्फ कैल्शियम हो सकता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा यहाँ पे Ca जो है O2 के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा? CaO। O2 नहीं, सिर्फ O के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये जल में विलेय भी होगा और यह तत्व हो सकता है कैल्शियम में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर
शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, धात्विक चमक, आपातकीय चमक, आपातकीयता, धातु की चालकता और धातु की सक्रियता। तो धात्विक चमक होगा, मेटेलिक, क्या कहते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज होता है, लस्ट्रस मेटेलिक या मेटेलिक लस्टर, ठीक, धात्विक चमक होगा। और ये इसको ऐसे भी ये कह सकते हैं कि शुद्ध धातु में धातु की सतह जो है चमकदार होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रूप में धातु की सतह चमकदार हो सकती है, तो यहाँ से क्वेश्चन सकता है शुद्ध रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन अमलगम जो हम बनाते हैं वहाँ पे अमलगम आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा सबसे पहला फर्स्ट दूसरे वाले वीडियो में। तो कह रहा है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? लोहा कह रहा है कि जो आयरन है निम्न में इनमें से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो लोहा जिससे ज़्यादा तो सोडियम को तो कर नहीं सकता है ना, पोटेशियम को भी कर नहीं सकता है क्योंकि ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैग्नीशियम को भी नहीं कर सकता है। कॉपर, क्योंकि कॉपर जो होता है अपना, कॉपर ये लेस रिएक्टिव होता है, आयरन से कम होता है, इसलिए क्या करेगा, इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? कह रहा है कि सोडियम का एक अयस्क होता है जिसको चिली साल्टपीटर, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। शुद्ध सोना तो आपको पिछले भी वीडियो में बताया गया है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के, सिल्वर भी ज़्यादा सुचालक होता है, तो देखिए कम चालक हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छे चालक, ये ऑप्शन सही है क्योंकि चांदी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है ना। तो यहाँ पे सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। ठीक है। लेड उष्मा का अचालक होता है, लेड मतलब सीसा। यहाँ पे एक मिनट, लेड पीबी उष्मा का क्या होता है? अचालक होता है। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये ऊपर वाले का ही होता है, HCl का और नाइट्रिक एसिड का, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर लिखा है सांद्र क्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक एसिड, और इनका रेशियो क्या होता है? तो 3:1, 3:1 का रेशियो अगर मिलाते हैं, अगर मान के चलो 3 लीटर आपने मिला दिया यहाँ पे HCl और उसमें 1 लीटर मिला दिया नाइट्रिक अम्ल, तो क्या तैयार होगा? एक्वारेजिया तैयार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें से बोल रहा है कौन सा अधातु, तो मरकरी तो धातु है ना। ब्रोमीन ही है जो कि अधातु है, और यही दो होते हैं, एक धातु में होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, और एक अधातु में ब्रोमीन, बियर। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होती हैं? तो देखो, धातुएं जो होती है उष्मा तथा विद्युत के चालक भी और अचालक दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ये, है ना। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? बायां। तो क्या हो जाएगा? बाएं। आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला होता है वर्ग, ये दूसरा होता है ना। उसके बाद से ऐसे होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके
उसके बाद से फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 12 तक हो जाता है, इसका से 13 से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर के 18 तक। तो आपको बता दें कि ये जो जिग जैग लाइन होती है जो उपधातु वाली, उसके जो लेफ्ट में होते हैं वो सब धातु और राइट में जो होते हैं वो अधातु। तो यहाँ पे बोला गया धातु या आवर्त सारणी किससे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट में को क्या बोलते हैं, बाईं। और नेक्स्ट, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है, तो दाईं ओर पाई जाती है, और लिखा है और होगा यहाँ पे, ठीक है। धातुएं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, संयोजकता। अगर कोई त्याग देता है, जैसे कि सोडियम ने क्या किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और खुद क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, संयोजकता है। क्या है इसका, संयोजकता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता। अगर हम पीट करके चादर बनाते हैं तो आघातवर्ध्यता, और खींच करके हम तार बनाते हैं तो तन्यता, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आघातवर्ध्यता। नेक्स्ट, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाता है। कह रहा है कि कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर, धातु के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्राइड। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं, तो धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, या एसिड के साथ भी करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। जब स्थानांतरण ही हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए Na और Cl, Na धातु है, Cl अधातु है, मिलकर क्या बनता है, NaCl। तो NaCl क्या है, आयनिक है यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक क्यों है, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी हो गया, है ना। और ये एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया NaCl बनाने के लिए। निम्न में कौन अधातुएं हैं, इनमें से कौन अधातु है, हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो गैस है, अधातु में काउंट किया जाता है। अभी तक तो इसको फिक्स ही नहीं किया गया कि कहाँ पे रखें, बट ऐसे ही अधातु के रूप में इसको लिया जाता है, गैस। नेक्स्ट, अब देखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, क्लास 10 साइंस धातु और अधातु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023-2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्र धातु कासा होते हैं, तो मिश्र धातु जो कासा होते हैं विद्युत के कुचालक हो जाएंगे वो, क्योंकि वो क्या होते हैं कि अगर सिंगल रहा धातु है ना, कोई कॉपर तो जा कर के होगा, या फिर सिल्वर तो जा कर के होगा सुचालक। मिश्र धातु हो जाने पे उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और करंट नहीं फ्लो हो पाता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर भस्म, क्षार। तो देखिए धातु के ऑक्साइड, ये भी पढ़ना है, धातु का ऑक्साइड का मतलब हो गया आपके पास Na2O है ना, Na2O है। तो धातु के ऑक्साइड है, जल के साथ मिल करके H2O के साथ मिल करके क्या बनाता है, क्षार। जल के साथ घुल करके क्या बनाता है, अच्छा जल के साथ घुल करके ये क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। Na और यहाँ से OH मिल जाएगा H2O में से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय या फिर क्षार। अब कहोगे कि भस्म और क्षार में सर अंतर क्या है, तो भस्म और क्षार में अंतर है, जब क्षार हम तब कहते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अब भस्म होता है सॉलिड में, ऐसे याद रखिएगा। धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है, तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनको हम लोग भस्म कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहते हैं, भस्म।
अधातु के ऑक्साइड जल में घुल कर क्या बनाता है? तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाएगा, उसका उल्टा। अगर धातु के ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाता है तो ये क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसमें देखो ये तो बहुत कम क्रियाशील है, सोडियम हो सकता है, आगे देख लेते हैं, मरकरी और कॉपर। तो सोडियम ही हमारा आंसर होगा क्योंकि यही जो है काफ़ी क्रियाशील होता है, सबसे ऊपर होता है। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, लेड का। कॉपर का ही तो होता है तार के रूप में। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम रिबन जला के दिखाया हुआ है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन पहले कौन सी धातु अधिक ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना और पोटेशियम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चंस। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ। तो सोडियम चाहे पोटेशियम ठंडे जल में रखते ही ब्लास्ट करता है। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल। तो कैल्शियम वो धातु है जो जल में डालने पर क्या होता है? तैरने लगता है। धातुओं, यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? तो धातुओं का ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या बनाएगा? तो धातु के क्लोराइड बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। धातु के क्लोराइड और जल बनाएगा, ऊपर वाला ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? आयोडीन चमकीला होता है, एक्सेप्शंस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा इससे पार कर दी तभी ना खाना पकता है। कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उनकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर, मतलब धातु के जल पर तैरने लगता है क्योंकि उनकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है और उस गैस का क्या नाम होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना तो करेगा नहीं, लेड भी नहीं करेगा, सिर्फ पोटेशियम करेगा। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये द्रव लिखा हुआ है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी होगा। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा, चून कर, चुंबकीय द्वारा तो हो नहीं सकता, तो ये होगा विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का, नीचे मतलब सबसे नीचे जो बहुत ही कम क्रियाशील है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? तो धातु के ऑक्साइडों को केवल गर्म करके। ठीक है, नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो धातुओं को ऑक्साइड में बदल करके और फिर उसको ऑक्सीजन निकाला जाता है, मतलब चयन करके तब किया जाता है। ये बीच वाले हो गए। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? भूरे रंग की। जब जंग लग जाता है तो किस कलर का होता है? भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह, तो कार्बन मिला होगा तो मुलायम तो हो ही नहीं सकता कभी,
कार्बन कठोर करता जाएगा, क्योंकि हीरा क्या होता है, कार्बन होता है ना, प्रबल तथा कठोर हो जाता है। ऑप्शन पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। सल्फर के अयस्कों के नाम क्या हो सकते हैं? तो सल्फर के जो अयस्क होते हैं सल्फाइड होते हैं। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। स्टील में 2% होता है। निम्नांकित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? इनमें से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? तो देखिए, नाम से भी ये कॉपर क्यूपराइट, क्या है, क्यूपराइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ठीक है। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके ऊंच होते हैं गलनांक, क्योंकि नमक का देखना आप ऊंच होता है तो ऊंच होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम है, तो ग्रेफाइट उतना कठोर, द्रव, गैस, तो मुलायम लिखेंगे, क्योंकि बाकी तीन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता पेंसिल का, तो ऊपर वाला होगा। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट का। अच्छा, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सिर्फ वो बिस्कुट आता है जिसके व्यापार लोग करते हैं, है ना, 24 कैरेट का। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि 24 कैरेट का ये सोना का है। बताइए, जब बुक में लिखा हुआ है कि आभूषण बनाने में कौन सा यूज किया जाता है? 22 कैरेट का। इसका मतलब ठगते हैं हमें ये लोग, है ना। निम्नलिखित में से किसे चाक से, चाकू होना चाहिए यहाँ पे, चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो लिथियम को काटा जा सकता है इसमें चारों में से। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचता किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? पॉलीविनाइल। जो हमारे घर तक आता है उस पर क्या चढ़ी होती है? पॉलीविनाइल, ताकि हमें करंट ना लगे। 60 नंबर, सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? उपधातु। सीनाबार किसका अयस्क है? पारद का। किसका? पारद का। आयनिक यौगिक है, इनमें से आयनिक यौगिक कौन सा होगा? CaCl2 आयनिक यौगिक होगा। बाकी CH4 ऐसे हो जाएगा, मीथेन। ये CH4 का हो जाएगा, है ना। तो ये आयनिक नहीं है, ये दिया नहीं है, पूरा सबका वो है। यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा। NH3 का हो जाएगा, मतलब वही होगा अपने पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है? एल्युमिनियम, सोडियम। सोडियम का ही होगा, क्योंकि यही जो है ग्रुप में सबसे ऊपर है ना। अमलगम क्या है? अमलगम जो है पारे में घुली धातु, जो मरकरी होता है उसके अंदर जो धातु घुली होती है उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड, और जस्ता को इंग्लिश में जिंक कहते हैं, तो जिंक ब्लेड। नेक्स्ट है यहाँ पे 66, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो बालू के साथ। एंथ्रासाइट कोयले को बालू के साथ गर्म करके मिला करके अगर हम गर्म करते हैं मिला करके, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिला करके? तो बालू के साथ। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो सल्फर का उपयोग बोल रहा है कि किस विस्फोटक पदार्थ, तो यहाँ पे है जो गन पाउडर के रूप में, है ना। आजकल देखना भी ऐसे पाइप का बना लेते हैं, गन पाउडर उसमें डाल करके थोड़ा सा, और फिर पटाखे उड़ाते भी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, और ये जो 3 रोमन में लिखा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आयरन ऑक्साइड Fe का
के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? तो थर्मिट अभिक्रिया कही जाती है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया अगर कराई जाती है तो इस अभिक्रिया का नाम दिया गया थर्मिट अभिक्रिया। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को अगर हम वायु में जलाते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। सल्फर के दहन से, दहन मतलब जलने से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह अम्लीय है। क्या है ये? अम्लीय है। ऑप्शन इसका होगा बी। सल्फर के दहन, सल्फर के जलाने के बाद जो विलयन की जांच की गई लिटमस पेपर से तो पता चलता है कि क्या है? ये अम्लीय है। नेक्स्ट कर रहा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? MnO2 + 4Ai 3MnAl2O3। ऑप्शन नंबर 3 ये सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अपचायक का काम कर रहा है, ऑक्सीजन निकालने का काम कर रहा है। कह सकते हैं एल्युमिनियम तो है जो ऑक्सीजन को अपने साथ लिया हुआ है। ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? तो ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका जो है नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी? तो सिर्फ एक। निम्न में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? दो इलेक्ट्रॉन खोकर। ऊपर वाला मैग्नीशियम ही Mg+2 में टूटता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित आयु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित आयु में मतलब कम आयु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। तो देखिए, जब वायु की कम हो तो हो जाएगा निस्तापन और वायु की अधिक मात्रा हो तो हो जाएगा भर्जन। ये भर्जन लिखा हुआ है, भर्जन इसको कहेंगे। 76 सोडियम क्लोराइड है। क्या है? एक विपरीत आयनों का समुच्चय। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? यह एक विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक नहीं है, कैल्शियम नहीं है, जर्मेनियम है, तो यही हो जाएगा Ge। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो यह एक दुर्बल नहीं, नाइट्रिक अम्ल है ना, दुर्बल भी प्रबल कह सकते हैं। यह एक प्रबल अक्सीकारक है। यह एक प्रबल अक्सीकारक है। MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना होता है? 981 केल्विन होता है। किसी विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच के ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, विद्युत संयोजक यौगिक जो है गलित अवस्था में, घुलने की अवस्था में विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत को फ्लो कर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत जो है वो आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाता है। लोहे, यहाँ पर देखिए, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होगा? तो देखिए, हम
यशद लेपन भी कर सकते हैं, यहाँ पे यशद लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं उसको, है ना। क्रोमियम लेपन द्वारा, एडोनीकरण द्वारा, पेंट द्वारा। तो लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उनकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होगा? तो यहाँ पे लिखा है यशद लेपन द्वारा। वैसे लेपन ही किया जाता है, प्लेटिंग ही की जाती है। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? वायु और जल की उपस्थिति में। ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया, तो लोहा और भाप में भी तो H2 है ना, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ, भाप के साथ। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl का क्वथनांक, ऑप्शन नंबर डी 1686 केल्विन। डिग्री में बदलना है तो 273 आप माइनस कर लीजिए उसमें से। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होते हैं। और आपको पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होता है? क्षारीय कहा जाता है इनको। वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो भी तत्व होते हैं। यहाँ पे है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते। देखिए यहाँ पर ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लिक्विड फॉर्म में होगा तभी हो पाएगा, ठीक है, ठोस में नहीं। यहाँ पे है विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? घुलनशील नहीं होते। विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो यहाँ पे होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो होते हैं, जब ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया था ना, आपको बांटा गया होगा 3 पार्ट में। ऐसे नीचे जो है इसमें इनको हम कहते हैं ज़्यादा क्रियाशील, ये नीचे वाले, बीच वाले उससे थोड़ा कम क्रियाशील, और ऊपर वाले सबसे ज़्यादा क्रियाशील। तो ये कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा। ओके, तो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसमें 92 क्वेश्चंस हमने किए, है ना। और देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर का जल्द ही हम लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे।